प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात पर बहस हो रही है कि ये वक्त पर होने हैं नहीं होने। इंतखाबी इस्लाहात पर काम मुकम्मल हो चुका है और मुमकिना तौर पर निगरान सेटअप भी आने को है। बस अगर कमी है तो सिर्फ एक अपोजिशन की। हुकूमत के सही गलत इक़दामात और क़वानीन पर कोई तनकीद नज़र नहीं आती है, ना कोई पूछने वाला है। बस कमी है तो एक अपोजिशन की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये मानना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल हो चुका है और इसमें सियासी जमात पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया है। लेकिन अभी तक इंतखाबी इस्लाहात की मुकम्मल डिटेल्स अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। अब इस बात की तस्दीक कौन करेगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, क्योंकि अगर कमी है तो सिर्फ एक अपोजिशन की। इलेक्शन रिफॉर्म्स तो वो उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जिसके मुताबिक सब उम्मीदवारों की मर्ज़ी, जिसमें मर्ज़ी मंशा शामिल होती है, ताकि जिसके अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर करके सबको एक जैसा मौका, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। लेकिन यहाँ तो अभी तक एक तरफा मनमानियाँ और मर्जियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि कमी है एक अपोजिशन की। निगरान सेटअप बनाने का कानून ये कहता है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत से निगरान सेटअप बनाएंगे। अब असम्बली की नाम नहाद अपोजिशन तो वज़ीर आज़म की अपनी बनाई हुई है जो बड़े ही ताबेदार है, लिहाजा फिर कमी है तो एक अपोजिशन की, एक जानदार, एक मजबूत अपोजिशन की। निगरान सेटअप या निगरान हुकूमत के करता धरता कितनी देर में इलेक्शन करवाते हैं, इस नुक्ते पर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बिल्कुल मौजूद है। ज़ाहिर है जब हुकूमत का हाथ रोकने वाला ही कोई नहीं है तो हिकमत अमलियाँ भी बाहर लाने की उन्हें ज़रूरत क्या है, क्योंकि अगर कमी है तो अपोजिशन की। इलेक्शन को मुकर्ररा मुद्दत और गैर आइनी तौर पर सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डिले किया जा चुका है। अगर इसी प्रेसिडेंट को वफाक में भी दोहराया जाता है तो ये इसका क्या होगा, ये सवाल कौन पूछेगा? क्या हुकूमत के अंदर की जो अपनी इत्तेहादी हुकूमतें हैं पीडीएम की, या एक तरफ जो पीपल्स पार्टी है, क्या वो ये जुर्रत करेंगी कि वो पूछ सकें, या इत्तेहाद से निकलना मुनासिब समझेंगी? ये सब कुछ हो रहा है इसीलिए क्योंकि कमी है एक अपोजिशन की। जमहूरियत में या पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में कैसे एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात मंजूर हो सकती हैं, क्योंकि इसकी वजह है एक मजबूत अपोजिशन का ना होना। सारे का सारा हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ है और आइंदा इलेक्शन में अकेले ही खेलना चाहते हैं। अवाम के पास कोई और ऑप्शन रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर कमी है तो एक अपोजिशन की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो आज यहाँ तक कह दिया है कि इलेक्शन मुहिम का हम आगाज़ कर रहे हैं, हम इत्तेहादियों के साथ आगे भी महदूद पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी इस हुकूमती इत्तेहाद में भी कमी है तो एक अपोजिशन की। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, इस हवाले से ज़रा देखिए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। तमाम सूबाई और कौमी हलके जिनकी तादाद तकरीबन 443, उन तमाम हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। अगर कोई जमात सीट एडजस्टमेंट की बात करती है, हमारे जो विनिंग और हमारे मुखलस कारकुन है, हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह कोई ऐसी सूरत है कि वहाँ पे हमें भी मदद की ज़रूरत है और हमारा कोई कारकुन अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। हम इस बात के ऊपर पूरी तरह से मुत्फिक हैं कि हम इलेक्शन अलायंस में नहीं जाएंगे। अब इस वक्त देखा जाए तो वक्त भी कम है, मुकाबला आसान लग रहा है, क्योंकि 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी बैकफुट पर जा चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद को खुलकर बल्कि अकेले ही खेलने का मौका मिल रहा है, जिसका अमली मुजाहिरा हम कराची में मेयरशिप के इलेक्शन में देख चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर देख चुके हैं। जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वहाँ हमने देखा कि कैसे वज़ीर आला के इंतखाबात पर वही तारीख दोहराई गई कि PTI ऐवान में अक्सरियती जमात होने के बावजूद मुँह तकती रह गई, मुँह देखती रहेगी, और PTM इत्तेहाद PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की मदद से अपना वज़ीर आला ले आया। अब सवाल उठता है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कराची मेयरशिप के इंतखाब को जनरल इलेक्शन की फ़िल्म का हम एक ट्रेलर समझें कि आम इंतखाबात में अक्सरियत जिसकी भी होगा वही जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद चाहेगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में PTI तो अपने मामलात में ऐसे उलझी हुई है और नई बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस अपोजिशन में, इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है कि इस ताकतवर हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को टक्कर दे सके। तो क्या अवाम भी
अभी से ये जान ले कि आइंदा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या मुल्की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता है कि वो इंतखाबी मैदान में नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक मजबूत अपोजिशन के बगैर खेलने के लिए खुला छोड़ दे। ये भी सवाल है कि एक मजबूत अपोजिशन के बगैर इलेक्शन होते भी हैं तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। क्या ऐसे मुल्क में शफाफ इंतखाबात और सियासी इस्तेहकाम का जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहूँगी आपके साथ, आपकी जो 3 साला पोती कुछ दिन पहले ये ख़बर मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पर भी अखबारात में भी कि वो स्विमिंग पूल में गिर गई और बच नहीं सकी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपको सब्र दे। आपकी मेहरबानी, आपने तज़ियत का इज़हार किया है। ये हमारी कौमी रिवायत है, हम एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, तज़ियतें तो लाजमी तौर पे करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इस दुख के वक्त में मेरे से हमदर्दी का इज़हार किया। जी, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र दे। अच्छा चांडियो साहब, मौजूदा सारी ये दुरुस्त है, सियासी सूरत हाल आपके सामने है चांडियो साहब। अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं नहीं होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स की मैं बात सुन रही थी जिनका ये कहना है कि आप असम्बली की मुद्दत पूरी होने दें, तहलील ना करें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा 1 महीना अगर आप और ज़्यादा ले लेंगे, 90 रोज़ क्या तो 60 रोज़ क्या। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल मजबूत मौक़िफ़ यही है कि आप असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने दें, आप पहले तहलील ना करें। हमारा ये ख्याल है कि ये रिवायत कायम हो जाए हमेशा के लिए कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए और फिर इंतखाबात कानून आइन के मुताबिक गैर जानिबदार शफाफ इंतखाबात हों। लेकिन आपने अपने आगाज़ में बड़ी तवील एक तमहीद बांधी है जो जायज़ भी है, गलत नहीं है, कि कमी है तो बस एक अपोजिशन की। जिम्मेदार कौन है? जिसको अपोजिशन होनी चाहिए थी वो जिम्मेदार है। उनको हुकूमत का मौका मिला, वो हुकूमत न कर सके। अपोजिशन में आने की बात की, वो अपोजिशन नहीं कर सके। और हुकूमत में भी देखो तो लगता था वो अपोजिशन में, हुकूमत में नहीं। जिस अंदाज से उन्होंने हुकूमत चलाई वो हुकूमती रिवायत भी नहीं। जिस अंदाज से उन्होंने अपोजिशन का रास्ता अख्तियार किया है वो पाकिस्तान के लिए, वो अपोजिशन की इस अंदाज का रास्ता, इस अंदाज की सियासत पाकिस्तान में तो कम से कम नाकाबिले बर्दाश्त है। पार्टियां कबूल करें ना करें उस अंदाज को, रियासत कबूल नहीं कर सकती कि आप अफवाज पाकिस्तान के लोगों पर मार रहे हैं, लाठियां मारें, आग जलाएं, उनके बड़े बड़े जो इदारे हैं उनकी तौहीन करें। ये तो रिवायत में, आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये रिवायत, अपोजिशन की रिवायत भी पाकिस्तान की नहीं है। कोई जिद्दत लानी थी, कोई कमाल तब्दीली लानी चाहिए थी तो ठीक है, एक दायरे के अंदर, एक कानून के अंदर, एक आइन के अंदर, एक सियासी इखलाक के अंदर अगर तब्दीली आती तो मेरा ख्याल है वो मुस्तहकम भी हो सकती थी, लोगों के लिए काबिल कबूल भी हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जिस पार्टी को आज अपोजिशन करनी चाहिए थी वो अपोजिशन के लायक नहीं रही, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के वकार पर, उन्होंने 9 मई को जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया। उनको आइन कानून के मुताबिक सज़ाएं मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी चल रहा है। बात यह है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि जो तब्दीली आनी चाहिए थी, तब्दीली हम समझते हैं कि तब्दीली लाना सिर्फ तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक अरसा दराज से सियासत में है, 3 बारियां ये लोग ले चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या अब तक के जो हालात है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते इन हालात का? मैं नून लीग का तो नहीं कहता, न मैं उसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपने सवाल पूछा है उस तकाजा पे तो पूरी उतरी। ये पीपल्स पार्टी ने तो किया कि उन्होंने ऐलान किया कि हम कदम बढ़ाए, इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं। ये कभी पहले हुआ है कि अपोजिशन की जमायत वो हुकूमत को कहे कि आप कदम, और आप हुकूमत भी ऐसी जो जिस अंदाज से आई थी वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा उस धांधली को, अजीम शान धांधली जो पाकिस्तान में हुई।
लेकिन बिलावल साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया वही रास्ता है। अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त रास्ता अख्तियार किया। पीपल्स पार्टी ने जाती इंतकाम का नहीं रास्ता अख्तियार किया। पीपल्स पार्टी ने अफरा तफरी का रास्ता अख्तियार नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अना का मसला बनाकर सारे मामले को खत्म नहीं करना चाहा। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जमहूरी सफर को आगे बढ़ाने के लिए वो कदम उठाया जो हम सब पार्टी के कारकुन भी हैरान हो गए कि बिलावल साहब ने कहा कि खान साहब कदम बढ़ाए हम, लेकिन बदकिस्मती खान साहब को सियासत करनी नहीं थी। खान साहब को कुछ और करना था जो उन्होंने किया। चलिए, ये तो आप लोगों का जमहूरी रवैया था, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जमहूरी रवैया प्रैक्टिकली भी नजर आता? कराची के मेयरशिप के इंतखाब के वक्त जो जीबी में हुआ, जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया गया, आज़ाद कश्मीर में जो हुआ, जमहूरियत हमें प्रैक्टिकली इन जगहों पर नज़र आनी चाहिए। जो सियासी जमातों के, जो हमारी आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। सही जमहूरियत तो ये है। क्या कराची में मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक था या जमात इस्लामी का हक था? मैं नहीं कहूँगा कि जमात इस्लामी का हक था। जिनकी सीटें ज्यादा थी, जिनके वोट ज्यादा थे, वही जीते हैं। अगर इस किस्म की धांधली होती कि हम बिल्कुल ही गैर कानूनी करते तो आज कबूल करते, आज हाफिज साहब कबूल करते, आज पाकिस्तान कबूल करता। अब ये तो रवाज हो गया है कि हमारे लोग खरीदे गए हैं, हमारे लोग भाग गए हैं, हमारे लोगों को अगवा किया गया, ये तो बात की गई। लेकिन अब उन्होंने नताइज को कबूल करके सिस्टम को आगे बढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब मामला दुरुस्त हुए हैं। बाकी रवाज के मुताबिक जो इल्जाम लगाने चाहिए थे वो लगाने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया जिसपे ये शर्मिंदगी हो कि हमने जमहूरियत के खिलाफ कोई बात की है। हरगिज नहीं। हम सियासी जमायत हैं, हम पार्लियामेंट्री सियासत करते हैं, हम इंतखाब की सियासत करते हैं, तो फिर हमें अपने तौर पर अपने हिकमत अमली के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक पहुंचता है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम जमहूरियत के सामने शर्मिंदा हों। इंतखाबी इस्लाहात को लेकर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? क्या इंतखाबी इस्लाहात आप लोगों के लिए काबिल कबूल हैं? बिल्कुल इत्तफाक राय है। मरदमशुमारी एक बहुत बड़ी रुकावट है, हल्का बंदियाँ बहुत बड़ी रुकावट है। इंतखाबात वक्त पर होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कहाँ पर खड़ी है? गुज़िश्ता जो मरदमशुमारी हुई उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमारे सिंध के वज़ीर आला ने अलल ऐलान उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई, हमारी नहीं सुनी गई। मकामी लोगों को अक़लियत में तब्दील करने की हर कोशिश की गई। अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हमने ऐसी बात क्या की है जिस पे इतना सारा क़यामत बपा हो जाए। हमने उसूल की बात की है, हमने जमहूरी रिवायत की बात की है। हम इंतखाबात में हैं, इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जो दस्तूर होगा उसके मुताबिक। अगर कोई गैर आइनी बात होगी, अदलिया के दरवाजे खुले हुए, और जैसी इस वक्त ताकतवर अदलिया है, शायद ही ऐसी हो कि हुकूमत एक तरफ है, अपोजिशन एक तरफ है, अदलिया के फैसले अपनी तौर पे हैं। तो ये कोई ऐसी नहीं है, इतनी कमजोर अदलिया नहीं है कि वो नोटिस नहीं ले सके। हमने ठीक किया है। क्या आप लोग पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं? क्या ये जायज होगा? 2017 की मर्दमशुमारी के जायज की नहीं बात हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एक बहुत बड़ी बात से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को सर, ये थोड़ी थोड़ी बात का मसला नहीं है। 2017 के बाद से अब तक आप देखें, पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी नहीं है, कम नहीं हुई है। इसी बुनियाद पर सीटों की एडजस्टमेंट होती है सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में। यही तो शोर और यही तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, एमक्यूएम भी कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो इस पर ऐसे इलेक्शंस को मानेंगे नहीं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप नहीं समझते कि 2017 से अब तक हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है? कैसे आप 2017 की मर्दमशुमारी पर इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं आपसे गुजारिश करूं, मुल्क जिस धाने पे खड़ा है, अब उस मुल्क को जिस सफर पे चलना है उसमें फौरी तौर पे कई फैसले करने पड़ेंगे। हमें राजी है ये नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। सिर्फ एमक्यूएम को क्यों, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। एमक्यूएम सिर्फ अकेली नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, लेकिन हालात क्या है पाकिस्तान के, और आप कहते हैं इनकार कर रहे हैं। नहीं, बिलावल साहब अलल ऐलान कर रहे हैं कि हम वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। जैसे मुद्दत पूरी हो असेंबलियों की, असेंबली का खत्म कर देनी चाहिए।
हमने नहीं। हुकूमत, आज तो मैंने अखबार में पढ़ा, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। कौन है जो सियासी जमायत होगी, जमहूरी जमायत होगी और इंतखाब से अब फरार अख्तियार करेगी? सर इंतखाबात का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। सही। चांडिया साहब, इंतखाबात तो पंजाब के भी वक्त पर होने चाहिए थे, असम्बलियां तहलील होने के बाद KPKP के भी वक्त पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए ना। तो वो सारे डाउट हमें अब आम इंतखाबात में भी नजर आ रहे हैं ना, जो सवाल बिल्कुल जायज हैं। उसमें पंजाब वाले उस जमाने के इंतखाब और पख्तूनख्वा के हमारा कसूर नहीं है। उस वक्त की हुकूमत नाअहल हुकूमत, गैर सियासी हुकूमत, सियासी तौर पर नाबालिग हुकूमत, उसने फैसले किए। उन्होंने वो सूरत हाल पैदा की कि पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। अगर वो जुर्रत के साथ, जमहूरी ज़हनियत के साथ, सियासी बलूगत के साथ फैसले करते तो ये बहरान मुल्क को दरपेश ना आता। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं। फिर ऊपर अदलिया बैठी है, हर मौके पर अदलिया ने नोटिस दिया है, हर मौके पर अदलिया ने फैसले किए हैं। हम कैसे जवाबदार हो सकते हैं? हम हरगिज नहीं है। हाँ, हम एक बात चाहते हैं, इंतखाबात हो, आज़ादाना हो, गैर जानिबदार हो और वक्त के मुताबिक हो, और हम ऐसा ही करेंगे। हम इस अपने उसूल से नहीं फिरेंगे। सीट एडजस्टमेंट किसके साथ हो सकती है? पंजाब में ये एक हकीकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो सीट एडजस्टमेंट के बगैर, किसी पार्टी का साथ दिए बगैर सीटें लेना ज़ाहिर मुश्किल है, सीटें निकालना मुश्किल है। तो IPP नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या कोई और जमात? मैं वजीर दाखिला साहब का, राना साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। हम साथ भी रहे हैं और मैं उन पर तबसरा नहीं करता, लेकिन हम कब मिन्नतें कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सीट एडजस्टमेंट की, कि हम किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ। आप ना करें। मेरी क़यादत अगर बातचीत मुनासिब समझेगी, सियासी तौर तरीके से, जमहूरी तरीकों से बातें होती हैं, हम भी करेंगे, लेकिन मजबूर हम भी नहीं है। और है कौन मजबूत पंजाब में? उस जमात का नाम तो ले, जिसका नाम आप लेते हैं PTI, वो अब कहां खड़ी है? सर मैंने कब लिया? सर मैंने कब लिया? जैसे वो गाड़ियां भर के लाए थे ऐसे। सर मैंने कब लिया? आपने कहा था नहीं, आपने ये बात की थी जब हम 9 मई की बात कर रहे थे कि उनको होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? गाड़ियां भर के उनको दी थी, मेंबरान की गाड़ियां भर के चली गई हैं। उनके भी अपने लोग नहीं थे, अभी भी नहीं है, और ये आज भी उनका गैर सियासी फैसला है। उनको जमहूरी तरीके से चलना चाहिए। और पहले अवले पाकिस्तान की सालमियत को है। आप सालमियत को मजाक बनाएंगे, सालमियत को कायम रखने वालों को मजाक बनाएंगे, तो पाकिस्तान में कोई सियासी अमल मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, इस्तेहकाम पार्टी नहीं। सही। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में हम चाहते हैं, और वो तब होगा जब सारे इदारे अपने हुदूद में रहें, सारे इदारे पाकिस्तान की सालमियत के और आवाम की खुशहाली के लिए काम करें। हम सीधी सादी बात करते हैं, हम कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। हम छुप कर कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर है, ठीक है। मैं फिर पूछता हूँ, ताकतवर कौन है? अब मजबूत वहां कौन रहा है? अब कौन है वहां मजबूत? PTI के बाद नून लीग तो है। इंतखाब में बताएंगे। नून लीग जी, नून लीग तो है PTI के बाद। क्या बोला? मैंने अपनी सुन रहा हूं। PTI के बाद नून लीग तो है पंजाब में मजबूत। अब PTI के बाद नून लीग है तो इंतखाब में पता चल जाएगा। बिल्कुल। हम नून लीग के लिए अभी तो नहीं कोई माहौल में पैदा कर सकता। सही। अब PTI भी थी, PTI भी बड़ी चीज थी। ठीक। ऐसा माहौल PTI के लिए बनाया गया था जैसे जमीन और आसमान में PTI है। अब जब PTI के पीछे हटना शुरू किया है तो अभी आप देख लें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो खत्म हो गए या नून लीग खत्म हो गए, नहीं, दोनों जमायतें हैं। हम किसी जमायत के खत्म होने की बात नहीं करते, लेकिन पीपल्स पार्टी की हकीकत है, ज़िया-उल हक के जाहो जलाल में अगर पीपल्स पार्टी जिंदा है, सही, पंजाब में फांसियां देने के बावजूद पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। आने वाले दिनों में वो भी अपने ताकत का मुजाहरा जरूर करेगी। पंजाब का माहौल बता रहा है कि वो जहां आसिफ साहब के तदब्बर पे एतमाद करता है, वहां बिलावल साहब की सियासी क़यादत पे उन्हें यकीन है। उन्होंने वजीर खारजा की हैसियत से जिस अंदाज से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिस अंदाज से एक आजाद और खुद मुख्तियार पाकिस्तान की अलामत बनकर बात की है, शायद ही किसी ने की है।
अवाम उसको नहीं भूलेगा, अवाम उसकी कदरदानी जरूर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर बाय इंडस्ट्री इन कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अभी भी बहस है कि आप लोगों ने असम्बली को तहलील करना है उसकी मुकर्ररा मुद्दत से पहले या मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने देंगे? आप लोगों को 1 महीना और चाहिए तहलील करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि आप असम्बली की मुद्दत पूरी होने दें। तो क्या इस बात का फैसला हो चुका है कि वक्त से पहले आप लोगों ने तहलील करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो चीज़ समझने की है, अगर हम पहले भी तहलील कर दें तो 90 दिन बाद लाजमी नहीं है इलेक्शन हो। ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि वो 90 दिन की स्पेस मिलने के बावजूद 60 दिन में इलेक्शन अनाउंस कर दें, 65 दिन में इलेक्शन अनाउंस कर दें, ये उनका प्रेरोगेटिव है। या 90 दिन के बाद भी ना हो? नहीं, देखिए, नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो आइन के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस करने, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कोई ऐसे मामलात हो तो शायद कोई ऐसा मामला हो जाए, लेकिन उसके अलावा तो आप सिर्फ उसको 90 डेज की स्पेस दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो चाहे 17वें दिन करवा दे इलेक्शन या 75वें दिन करा दे या 90 दिन पे करा दे, ये उसका प्रेरोगेटिव है। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है? हमें तो पंजाब के भी 90 दिन में इंतखाबात होने थे आइन के मुताबिक, KPK में भी होने थे, लेकिन वो नहीं हुए। वो अब आप लोगों ने तरमीम करके, कानून साजी करके सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन आइन भी किसी चीज़ का नाम है या नहीं? बिल्कुल, आइन किसी चीज़ का नाम है, बल्कि आइन बड़ा ख़ास और ज़रूरी है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि 63A की जो गैर आइनी तशरीह PTI के हाथ में आई और फिर एक एजेंडे के तहत उन्होंने जनरल बाजवा से मुशावरत की जो कि गैर आइनी थी, और फिर उन्होंने हुकूमतें गिरा दी कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आ सके, तो बिल्कुल हमने वो इलेक्शन जो है वो नहीं होने दिया। और लेकिन अब क्योंकि ऐसा मामला नहीं है चारों, और हमारी ये पहले दिन से पॉइंट था कि चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, तो अब हम बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के ताबे है, और आइन के मुताबिक जो है वो मेरे ख्याल से 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन वो करा देगा और इससे आगे नहीं जाएगा। यही PMLN का स्टांस है। और पहले देखें, पेशेवन गोइयां होती थी, इस पे प्रोपेगेंडा होता था कि ये हुकूमत जो है कभी भी नहीं जाएगी, ये 1 साल अपनी मुद्दत बढ़ा देगी, ये 2 साल अपनी मुद्दत बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी जो पेशेवन गोइयां हैं कि इलेक्शन मार्च में होगा या अप्रैल में चला जाएगा, ये गलत हैं, और इलेक्शन जो है अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में। ये फैसला IMF से पैसे मिलने के बाद हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब इलेक्शन में चले जाना चाहिए। अब आवाम को बताने के लिए कुछ तो हो कि हमने बड़ी मेहनत की है पिछले 15 महीनों में। देखें, बिल्कुल ये एक बड़ा एफर्ट इस पे लगा, और हमने अपनी सियासी साख को नहीं देखा। हमने इमरान खान की तरह एक जाती हुई हुकूमत जिसको पता था वो जा रहा है, हमने माशी खाई नहीं खोदी, और IMF का मुआहदे को फाड़ के मुल्क को एक अनसर्टेनिटी के अंदर नहीं धकेला। हमें पता है हम जा रहे हैं, हम भी सियासी जो है वो फैसले कर सकते थे, लेकिन हमने मुश्किल फैसले किए, आज भी अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन मुल्क की इस्तेहकाम के लिए जो जरूरी फैसले थे वो करके हम जा रहे हैं, और मुल्क को एक स्टेबलाइज करके, आप कह लें कि जो एक्सटर्नल फ्रंट पे लिक्विडिटी डॉलर का क्राइसिस था उसको किसी हद तक मुल्क को निकाल हम जा रहे हैं, गैर मकबूल फैसले करके, इस उम्मीद पे कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। आप लोग तो जा रहे हैं हुकूमत करके, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि इंतखाबात हो ही नहीं सकते जब तक नवाज शरीफ वापस ना आ जाए। देखें, ये सबकी ख्वाहिश है, आपकी भी बहुत ख्वाहिश है, मेरी ज्यादा ख्वाहिश है। आपसे किसने कहा? इंशाल्लाह नवाज। मेरी ख्वाहिशात आप कैसे जानते? कैसे? मैं एक न्यूट्रल एंकर हूँ। नवाज शरीफ साहब आते हैं नहीं आते हैं, इससे किसी एंकर की ख्वाहिश का क्या लेना देना? देखिए, सारे एंकर पूछते हैं वो कब आते हैं, तो मुझे लगता है वो सारे चाहते हैं कि जल्दी आ जाएं, तो हम भी जल्दी उनको चाहते हैं कि आ जाएं। आप बार बार सवाल पूछती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि शायद आप चाह रही हैं कि जल्दी आ जाएं।
नहीं, हम चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए। आप लोग नवाज शरीफ के आने को मशरूत ना करें ना इलेक्शन से। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हो जाए। आईनी जो मुद्दत है असम्बलियों की पूरी होने के बाद 60 दिन या 90 दिन इलेक्शंस हो जाएं, इसको मशरूत ना करें कि नवाज शरीफ ने आना है तो इलेक्शंस होंगे। हम ये चाहते हैं। देखिए, हम भी यही चाहते हैं और इलेक्शन अपने मुद्दत पे होने चाहिए। और देखिए, लेकिन बात इसमें यह है कि हम अगस्त में जा रहे हैं, फिर ये जो इंटरम केयर टेकर सेटअप है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करके इलेक्शन आईनी जो मुद्दत है उसके अंदर कराने, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर क्या सबका इत्तफाक राय है? क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं अभी कि जो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे, स्मार्टफोन्स, फिर मरदमशुमारी, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। 99% बतौर एहसन इकबाल साहब के कि अगर काम हो चुका है इंतखाबी इस्लाहात पर, तो ये जो सारे शकूक व शुबात हैं ये काम कैसे पूरे होंगे? कैसे आप इतनी जल्दी वो सारी जो गैजेट्स हैं उनको पूरा करेंगे? कैमरेज भी आप लोगों को चाहिए, आपको स्मार्टफोन्स के लिए वो उस तरह का अमला भी चाहिए जिनको पता हो कि स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करने हैं। पहले भी 2018 के इंतखाबात में भी इस चीज़ पर गौर हुआ था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो अमला था उसको पता ही नहीं था कि 80% अमला जानता ही नहीं कि स्मार्टफोन्स को यूज़ कैसे करना है। तो बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं जिनको आप लोगों को दूर करना है। देखिए, डेफिनेटली ये 73 अमेंडमेंट्स रेकमेंड हुई थी मुख्तलिफ कोalition पार्टनर्स और दीगर जमातों की तरफ से, सारों को रिव्यू किया गया और सारी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं और इलेक्शन के रिजल्ट को जल्दी और टाइमली जो है वो ट्रांसफर या कह लें कि रिकॉर्ड पे आने की तजावीज़ हैं। और इसके अंदर जो भी पॉसिबल हुई, यानी कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसी अमेंडमेंट कोई आती है तो मेरे ख्याल से वो ऐसी ही होंगी जो इम्प्लीमेंट की जा सकेंगी। और अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट कर दी जाती है जो पॉसिबल ना हुई तो उस पर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा कि वो उस पर वजाहत कर सके कि ये मुमकिन नहीं है इस टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर ये सब चीज़ें थी, ये आप लोगों ने बिल्कुल वक्त पर आकर की है, और अगर आप सब ज़ाहिर है सब हर कोई चाहता है कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन ये पिछले 15 महीनों में ये काम तो बहुत अरसा पहले शुरू कर देना चाहिए था ना आपको। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन 15 महीनों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में रहा वो सब जानते हैं। जो 9 मई के अंदर जिसका नतीजा जो है वो 9 मई का वो काला दिन था, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आना शुरू हुई है, क्योंकि जो एक इंतशार का एजेंडा था एक जमात का उसको ब्रेक लगी है। 9 मई तो अब हुआ ना, उससे पहले क्या कोशिशें थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से साइड लाइन पर किया जाए? आज भी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल करवाया जाए, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो इंतखाबात लड़े या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मद्दे मुकाबिल को इंतखाबात लड़े। पिछले 12 महीने तो इसी कोशिशों में ज़ाया कर दिए सबने मिलके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो ये अभी तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुजर रही है उसका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लीडरशिप और उस जमात पे आती है। आप सोचें, देखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर ऑपोजिशन जमहूरियत को जो है वो वजन दिया जाता और आप नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर होते, अगर केपीके की और पंजाब की हुकूमत आप डिसॉल्व ना करते तो आज इनकी सियासत कहाँ खड़ी होती? ये तो इक़्तिदार के हवस में जो इन्होंने मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की उसके अंदर ये फंस गए। ये तो इनकी सियासत जिस तरह की थी उस नतीजा आज उसी तरह का। लेकिन बाद में जब वो कौमी असम्बलियों में आना चाहते थे तब आप लोगों ने रेजिग्नेशन वो वापस ही नहीं लिए, तब किसी ने तहरीक इंसाफ की सुनी नहीं, क्योंकि कानून साजी कैसे तहरीक इंसाफ होने देती? इतने आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की कैसे? वो तो रास्ता रोकना था, वो तो रियल ऑपोजिशन होती है। आप मुझे बताएं कौमी असम्बली में रियल ऑपोजिशन कौन है? नहीं, देखें, इस्तीफे क्या उन्होंने जाली इस्तीफे दिए तो मानते कि हमने जाली इस्तीफे दिए जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, और हम माफी मांगते हैं तो शायद उनके इस्तीफे मान लिए जाते कि भाई ये जाली इस्तीफे। ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि वो जाली इस्तीफे, ये तो पहले जो है वो इस पे मैं कहता हूँ जलसे करते रहे कि हमारे इस्तीफे मान लें। तो ये या तो इस्तीफे ना खेलें। इस्तीफा जो है वो एक मजाक बन गया था। यही इन्होंने काम पहले भी किया था, जब इन्होंने धरना दिया था 110 दिन का, तब भी इस्तीफे देके बाहर आ गए थे। तो ये तो जमहूरियत को मानते ही नहीं है, तो इस तरह की गैर जमहूरी हरकतें करते हैं। उसमें अब मेरे ख्याल से इस रुझान के बाद कि जब इस्तीफे कबूल हो गए, शायद आगे आने वाली जो सियासी जमातें हैं वो इस तरह की बेवकूफाना हरकतें नहीं करेंगी। क्या जीबी में जो हुआ वो दुरुस्त हुआ?
देखिए, अगर जाली डिग्री होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। जिस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया गया, जो जिसके नंबर ज़्यादा थे उनको साइड लाइन पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे हुआ। कराची मेयरशिप के इलेक्शंस की मिसाल हमारे सामने है। क्या जमहूरियत ये तकाजे करती है राना साहब? देखिए, मेरे ख्याल से जमहूरियत के अंदर एक जमात जो है उसने ऐसा गैर आईनी काम और एक घिनौना खेल खेला रियासत के साथ कि अब उसकी जमात जो है वो टूट फूट का शिकार है और लोग उस जमात के साथ अपना लिंक जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये वही उसके नतायज आप देख रहे हैं। मत भूलें, बलूचिस्तान में आप लोगों के साथ भी, नून लीग के साथ भी हो चुका है, और किसने किया ये भी आप लोगों को पता है। नून लीग ने आग भी लगाई थी रियासती इदारों को, रियासत फौजी तनसीबात को, तो इसलिए नून लीग के जब लोग छोड़े वो प्रेशर के अंदर छुड़वाए गए। लेकिन यहाँ तो लोग लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और बरमला उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इस इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम देख लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। खुदा करके पाकिस्तान का IMF के साथ $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा हो गया। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी दे दी है, यानी खाली होता जो कौमी ख़जाना था इस पर डॉलर्स आने शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि IMF से 9 महीनों की आर्जी डील से रियासत तो बच गई, क्या इस रियासत में रहने वाली आवाम भी बच गई है? IMF से मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ने का रुझान बरकरार है, जो सालाना बुनियादों पर 29% पर पहुंच गया है। क्या आवाम महंगाई से बच जाएगी? वज़ीर ख़जाना डार साहब के डॉलर्स को 200 से नीचे लाने का दावा कहाँ गया? इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर आज फिर महंगा हुआ, तो क्या अब मुल्की करेंसी मज़ीद बेकदरी से बच जाएगी? बेरोज़गारी की वजह से लोग तो भागने पर, समंदरों में जाने देने पर मजबूर हैं। क्या अब ये बेचारे अवाम अपनी धरती पर चैन से रह पाएंगे? PDM हुकूमत के 15 महीनों में आटा 60 रुपए से 140 रुपए किलो तक हो गया है। क्या अब ग़ज़ाई किल्लत का शिकार लोगों को क्या सस्ती रोटी मिल पाएगी? क्या IMF के मुआहदे से अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या एक बार फिर रिलीफ के नाम पर मज़ीद तकलीफ़ मिलेगी? सवाल ये भी है कि क्या वाकई हुकूमत माशी मुश्किलात और दिवालियापन का जो बहरान था उससे निकल आई, अभी लंबा सफ़र बाकी है। IMF की पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर रिपोर्ट देखें तो ये हमें पता चलता है कि रवा माली साल में शरह नमू बढ़ने यानी 2.5% तक होने और महंगाई की शरह 29% से 25% पर आने का इम्कान है। इसी तरह बेरोज़गारी की शरह भी 8.5% से कम होकर 8% होने का इम्कान है। इसके साथ IMF ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा है ये 13 अरब डॉलर्स के साथ रवा माली साल में 136 अरब डॉलर पर पहुँच जाएगा। मुआशी इस्लाहात ना हुई तो यही कर्ज 2028 तक 152 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकता है। अब पाकिस्तान के जो माली हालात हैं इसको देखते हुए इस इम्कान का भी इजहार किया गया है कि मार्च 2024 के बाद पाकिस्तान के लिए अगला IMF प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जिस सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी और आवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? इसके साथ ही IMF मुसलसल पाकिस्तान से मुआशी इस्लाहात का मुतालबा कर रहा है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने यह वाज़े किया है कि हालिया प्रोग्राम मईशत को सिर्फ सहारा देने के लिए है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी चैलेंजेस का सामना है जिसके लिए रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि IMF बिजली का टैरिफ बढ़ाने समेत और ऐसे कौन से इकदाम हैं जिस पर अमल दरामद चाहता है और इससे जो एक आम बंदा है, आम आवाम की ज़िंदगी पर असर क्या पड़ेगा? जिस अंदाज से मुल्की मईशत को चलाया जा रहा है या जिस 15 महीने में जिस तरह चलाया जा रहा था, क्या ये ठीक है? अगर हम कर्ज़ों को ही अपनी निजात दहिंदा समझते रहे तो हुकूमत मुल्क में कारोबारी ज़िंदगी चलाने की बजाय कर्ज़ लेने को अपनी कामयाबी और कारकर्दगी बताएगी। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है ये कैसे ख़त्म होगा, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोस होता है कि जब हमें कर्जे मिलते हैं तो हम बड़ी मुबारकबादें एक दूसरे को देते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते, कर्जा मिलने को कामयाबी समझते हैं। ये कोई मैशत की, मेरे नज़दीक तो मैशत की कामयाबी नहीं है। आपकी आवाम के लिए ये कोई बेहतरी नहीं है कि आप कर्जे लें, कर्जे उतारने के लिए फिर कर्जे लें। घर के जो अखराजात हैं वो कर्ज़ों से नहीं चलते हैं। तो ये जो IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय पाया है, जिसकी पहली किस्त के पैसे आ भी गए हैं, कितना कुछ सहारा मिलेगा पाकिस्तान की जो ये ख़राब होती इकॉनमी है? जी, इकॉनमी में तो इसके कोई ज़्यादा बेहतरी के आसार नहीं होंगे। ज़ाहिर है ये रकम तो इसलिए मिली है कि जो हमारा बैरूनी यानी कि महाज के ऊपर जो हमने पैसे अदा करने होते हैं उससे हमें कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। और उसमें भी आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से भी 2 अरब लेने पड़े, अभी पे UAE ने भी 1 बिलियन दिया है, चाइना से 4 बिलियन। तो हमारे अदायगियाँ जो है वो 25 अरब डॉलर के करीब हर साल, अगर हम बहुत भी हाथ जो है अपना वो तंग करके चलें तो अगर इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो मामला है कि इस 25 अरब की फाइनेंसिंग हम कहाँ से करें, तो जैसा अभी आप फरमाया कि बहुत इसका तरीका तो यही होना चाहिए कि हम खुद डॉलर अर्न करें, यानी कि रेमिटेंसेज आएँ, एक्सपोर्ट हो, तो फिर तो हम जाकर इन कर्जाजात से निजात हासिल कर सकते हैं। वरना अगर हमारा जो तजारती खसारा है, यानी कि जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और जो बाहर बेचते हैं, अगर उसमें भी फ़र्क रहता है, फिर उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है बाहर का, यानी कि जो हमने कर्जे अदा करने हैं या उन पर सूद अदा करना है, उनके लिए भी हमारे पास रकम नहीं होती, तो फिर ये सूरत हाल जारी है। ये कोई नई बात नहीं, आपने देखा कि 23वीं दफ़ा हम गए हैं IMF के पास, और ये तकरीबन जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है ये भी पहले 12 हम ले चुके हैं। कोई नई बात नहीं है कि जब हम मेन प्रोग्राम नहीं कर पाते तो इसमें से सिर्फ हमने एक ही किया, तो फिर हमें एक जाहिर है कि वो एक ऐसा मरीज जो कि ICU में, उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि चलें इनको एक बूस्टर लगाया जाए। स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो सिर्फ एक आप कह लेना एक परमानेंट तो नहीं है वो, जिस तरह कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। IMF ने धक्का नहीं दिया, IMF ने गिरती हुई दीवार को सहारा दे दिया है, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ये। जी बिल्कुल भी नहीं, आपने सही फरमाया। अगर एक बड़ा जो मुल्क एक दो कर्जे लेकर निकले भी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लिया और उसके बाद अपनी रिफॉर्म्स की और फिर कभी IMF की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और हमारा ये है कि हम हर दफ़ा लेते हैं, IMF वाले भी अब हमें नाकाबिले इस्लाह समझते हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाई इनका कोई एतबार नहीं, क्योंकि हम जो भी वादा करते हैं चाहे वो दोस्त ममालिक के साथ हो या IMF को, उसको हम पूरा नहीं करते। अब जब आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसमें आपने कोई एक शर्त मान ली, अब सही की या गलत की ये तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि फिर उस पर आप जब अमल नहीं करते तो उससे फिर आपकी जो साख है वो भी ख़त्म होती जाती है। अब कर्ज़ों से ज़्यादा जो एक और बड़ा मसला आवाम को हमें बताना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अपनी साख भी खो रही है कि बाहर के जो मल्टीलैटरल ये बड़े जो अदारे हमें कर्ज देते हैं या कोई डोनेशन देते हैं, वो भी और हमारे दोस्त वाले भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं, यानी आइन के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान हो और वो ना हो। 2 सूबों में आप देख लें कि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके पता नहीं किस कानून के तहत काम कर रही है। ये सूरत हाल अब भी पेश आ सकती है कि जब ये 14 अगस्त को ख़त्म हो जाए इस असम्बली की मुद्दत, तो उसके बाद फिर क्या हो। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल और फिर अमल दरामद ना करना, पॉलिसियों का तसलसल ना होना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है ताकि फिर हम कोई यकसूई के साथ। लेकिन मेन सवाल तो अपनी जगह पर खड़े हैं ना, ये आपका तजारती डिफिसिट कैसे कम होगा, आपकी बरामदात कैसे बढ़ेंगी, आपने जॉब क्रिएशंस कैसे करनी है, आप लोगों ने लोगों को रोजगार कैसे देना है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट या IMF से पैसे मिलने का मतलब मेरे नज़दीक तो कम से कम ये नहीं है कि ये सारे मामला जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं ये हल हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? इसका सोल्यूशन देखिए, पहले तो सबसे जो बुनियादी मामला है वो हमारा मालियाती खसारा है, यानी कि हर साल हमारे बजट में जो हमारे अखराजात होते हैं वो हमारी आमदन से कहीं ज़्यादा है। अब इसका ताल्लुक कोई बारूनी अदायगियों से नहीं है, ये तो मैं अपने ही रिसोर्सेज की, जैसे हम घर चलाते हैं। अब यहाँ से जब आप तजारती खसारा आपका क्यों बढ़ता है और बाकी चीज़ें क्यों होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब मालियाती खसारा होता है तो हुकूमत जब पैसा लेती है तो उससे इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि ये नोट छापते हैं और फिर बैंकों से कर्जा लेते हैं, तो उससे मुल्क में अफरात ज़र होता है।
जब अफरातज़र होता है तो फिर जाहिर है कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं। अब उसको ख़त्म करने के लिए जाहिर है कि हमें फिर डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ता है। अब जब आप डिस्काउंट रेट ले जाएंगे 22% पे तो कोई कारोबार नहीं कर सकेगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर्जे लिए होंगे वो भी मुश्किल में आ जाएंगे। फिर हम उसके साथ आपको पता है तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं कर सके, वहाँ लैंड लाइन लॉसेस भी हैं, वहाँ चोरी छिपारी भी है। उसकी वजह से बिजली हम इतनी महंगी बनाते हैं कि ना घरों में अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग, ना ही उसको तो। और तिजारत और सनत तो तब चलेगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जो लागत है वो तो नीचे आएगी। दो चीज़ों का बड़ा दारोमदार होता है, एक आपकी लागत का और एक आपकी एफिशिएंसी का। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन तो बहुत बात की बात है। हम तो भी बुनियादी चीज़ें नहीं कर सके हैं कि कम से कम अपनी पैदावारी लागत और जो पैदावारी सलाहियत है उसको ही बेहतर कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा मसला आपने देखा होगा कि हम हर दफ़ा जो FDR का टारगेट जो है वो फिक्स करते हैं और वो 400-500-600 बिलियन उससे कम इकट्ठा करता है। उसी की बुनियाद पर सूबे अपना बजट बनाते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर सारी प्रोजेक्शंस होती हैं, वहीं से सारा मामला फिर ख़राब होना शुरू होता है। तो एक तो लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए, अपने अखराजात कम करने चाहिए। वो हुकूमतें कोई भी सियासी हुकूमत ख़त्म करने को तैयार नहीं, ताजरों पे टैक्स लगाने को तैयार नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी चीज़ें जो बार बार जिनका जिक्र IMF भी करता है, लोकल लोग भी तो महंगाई से कितनी बढ़ेगी? अब जो हमें पैसे मिलने हैं, क्या बिजली महंगी होगी, पेट्रोल हमें महंगा करना पड़ेगा? ज़रा ये सब चीज़ें महंगी होगी तो हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। इसलिए फरमाया इसके दो नुकसान होंगे। एक तो जब हम इन चीज़ों को यानी कि अभी हम पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए तो आपने देखा डीजल में बढ़ा भी चुके हैं और बढ़ाएंगे, और उससे फिर हर चीज़ महंगी होगी। फिर जब तवानाई के शोबे में भी हम इस्लाहात नहीं करेंगे और वहाँ महंगी होगी, तो उससे फिर रोकने के लिए ये क्या करेंगे कि हमारे जो शरह नमू है उसको कम करेंगे। शरह नमू को कम करें तो इंडस्ट्रियाँ बंद होगी, बेरोजगारी होगी। सो गवर्नमेंट को ये एक चीज़ करने से दूसरी तरफ जो है वो देखना चाहिए कि उसके क्या नुकसानात हैं। अब देखा आपने इम्पोर्ट हमने बंद की थी तो उसका नतीजा हुआ कि हमारी 80% इंडस्ट्री बंद हो गई। जो जाहिर है कि रॉ मटेरियल सारा बाहर से मंगवाते हैं, हम कोई सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी तो है नहीं। तो इसकी वजह से हमें बहुत एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म रखने पड़ेंगे अपने अहदाफ, उसको फिर पूरा। आप समझते हैं कि सिर्फ इंपोर्ट बंद करने से आप अपना जो ट्रेड डेफिसिट है इसको बैलेंस कर सकते हैं, या हमें अपनी इंपोर्ट्स, अब हमें अपनी जो बरामदात हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है? 25-30 अरब डॉलर से ज्यादा हम अपनी बरामदात लेके जा ही नहीं सके। बांग्लादेश इस वक्त 60-70 अरब डॉलर की जो है वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम तो आधे से भी पीछे खड़े हैं। सही फरमाया आपने। वो उस वक्त इस साल शायद 67 बिलियन डॉलर पे क्लोज करेंगे बांग्लादेश। उन्होंने भी प्रोग्राम लिया अभी IMF का, मगर उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए। हम तो फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए या करंट अकाउंट डेफिसिट को या तिजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए कर्जे लेते हैं। कर्जे लिए जाते हैं कि आपकी तरक्की हो, नशो नुमा हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे। हमारा बिल्कुल उल्टा तरीका है कि हम अपने जो जारी अखराजात हैं उसके बराबर ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमने इंपोर्ट करनी है, जो घर के खर्चे हैं उससे ज़्यादा हमारी आमदन नहीं है, बल्कि आमदन कम हो रही है हुकूमत की। तो ये बुनियादी सवालात हैं। जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे ये मामला ऐसे चलते रहेंगे और ये किसी एक हुकूमत का मामला नहीं है। जो हुकूमत भी आएगी उसको यही मसाइल दरपेश होंगे। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर यकसुई के साथ 5 साल चाहे कोई कोलिशन गवर्नमेंट आ जाए या कोई अलायंस गवर्नमेंट आ जाए, पर उसको ये पता हो कि हमने 5 साल कम से कम जो डायरेक्शन है वो तो ठीक करके, क्योंकि रिजल्ट ये ऐसे तो होते नहीं रिफॉर्म्स के कि जाकर आप बटन ऑन ऑफ करें, आज शुरू करेंगे 2-3 साल बाद उससे आपको नताइज मिलेंगे, मगर रास्ता तो सही चुन रहे हैं। अभी तो तक तो सही रास्ता भी नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि डॉलर की आप मसूली तौर पे कीमत रखना चाहते हैं तो उससे लोग फिर जाहिर है कि अगर उसका। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हम ये मानते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन 10 अप्रैल के बाद से आप समझते हैं कि उस मैशियत का ज़्यादा मैशियत को ख़राब किया मौजूदा PDM इत्तेहाद ने, मौजूदा गवर्नमेंट में। वो भी कोई आइडियल दौर नहीं था, लेकिन उसको ज़्यादा ख़राब किया। अब क्या वाकई ये रियासत बचाने में सियासत को कुर्बान करके रियासत बचा ली है इन लोगों ने, मैशियत को बचा ली है, या और बेड़ा गर्क हो गया? नहीं, इन्होंने तो और ख़राबी की है। देखिए, इन्होंने आकर इम्पोर्ट को जो पाबंदियाँ लगाई उससे मैशियत की शरह नमू, अब ये कह तो रहे थे कि हमारी 0.3 हुई है, लेकिन IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें, उन्होंने इनके दादो शुमार ही नहीं माने। वो कह रहे हैं कि आपकी तो माइनस से 2.5 हुई है, यानी कि
माइनस शरह नमू हुई है। तो आपने सही फरमाया कि बजाय कि ये जब आए थे हुकूमत तो इसीलिए तब्दील की थी कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाएगी और अपना कोई ऐसा प्रोग्राम प्रपोज कर रहे थे कि शायद इनके ज़हन में भी कुछ करने के लिए सब कुछ है। जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी यही धोखा देती रही कि उनके पास पूरा प्लान है, मगर नहीं था। तो इनकी भी जो संजीदगी इसी से जाहिर हुई है कि 15 माह में इनको ये पता ही नहीं था कि इन्होंने क्या करना है, क्योंकि ऐसे हालात के अंदर अगर आपके पास कोई बहुत सॉलिड प्लान ना हो तो 4 महीने तक तो डॉक्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम ना भी जाएंगे तो हमारे पास प्लान भी है, वो तो गए नहीं, इसी जोम में थे कि हमारे तो मसाइल हल हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही। वो बस ये जब आप इस खुशफहमियों में रहते हैं और समझते हैं कि हम बगैर कोई काम किए भी हमें नताइज हासिल हो जाएंगे, और जब कोई प्लान नहीं होता तो फिर इसी तरह के हालात जो है जो अब हम देख रहे हैं। मगर हम कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहते। मेरा ये ख्याल है कि अब भी अगर निगरान हुकूमत आकर इस प्रोग्राम को, ये जो बीच का इंटरम पीरियड है, इसमें 2 रिव्यू आए, अगर उससे पहले इलेक्शन हो जाए बड़ी अच्छी बात है, 1 रिव्यू के बाद, और अगर हम कामयाबी से ये दोनों रिव्यू पूरे करके ये 3 बिलियन ले लेते हैं तो उसके बाद फिर हम कोशिश करके एक अच्छा अपना इस्लाहात का प्रोग्राम खुद बना सकते हैं, जिसको IMF भी बड़ी आसानी के साथ हमारे साथ मिलकर पाया तकलीफ। मौशी इस्लाहात पर IMF ने ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के दौरान भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो अब तो आप देखें ना, निगरान सेटअप आ रहा है, अब निगरान सेटअप लंबा चलता है, वक्त पर इंतखाबात होते हैं, ये एक अलग कहानी है, लेकिन मौशी इस्लाहात तो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो, सारी सियासी जमातों का इस हवाले से एक एजेंडा ना हो, इजहारे इत्तफाक राय ना हो। तो आप समझते नहीं है कि अप्रैल में या मार्च में जब दोबारा जाना पड़ेगा तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा IMF का प्रोग्राम लेने के लिए, अगर हमारी मौशी इस्लाहात नहीं होती तब तक? जी, इस पीरियड में तो जाहिर है कि निगरान हुकूमत का असल तवज्जो तो हो इलेक्शन की तरफ। अब वो इस्लाहात क्या करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन है, जो हमने अहदाफ लिख कर दिया IMF को, वही पूरे कर लें। मगर ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक ये एक सियासी तौर के ऊपर एक जगह बैठकर फैसला नहीं करते हैं और सियासत छोड़कर आप मईशत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, तो उस वक्त तक गैर यकीनी की सूरत हाल भी ख़राब करेगी मामला को। और हमें दुआ करनी चाहिए कि मार्च अप्रैल में जब हम IMF से बात कर रहे हों तो हम बेहतर पोजीशन में हो, बजाय इसके कि हम, क्योंकि आप जितनी वीक पोजीशन पे होते हैं फिर उतनी ज़्यादा शराइत आपको कड़ी माननी पड़ती है। पिलर यानी जाहिर है कि आपको बेटर पिल तभी लेते हैं ना जब आप ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये ICU से निकलने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी जमातें बैठकर कम अज़ कम एक चीज़ पे तो इत्तेफाक करें कि जिसकी भी हुकूमत आए या एक मखलूत हुकूमत आए, वो ये इस्लाहात का प्रोग्राम आप पाकिस्तान कर ही ले। तो क्योंकि देखिए, जब आप पाकिस्तान एट 100 होगा, अभी हम शुरू करेंगे तो पाकिस्तान एट 100 उन मुल्कों को बड़ी मुश्किल से कैच कर सकेगा जो अब हमसे बहुत बाद में शुरू किया। हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, अब हम खित्ते में तो हम आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वो तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। तो हम इस खित्ते में फिर सबसे पीछे रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हमारा रुपया फिलहाल कुछ अरसे के लिए हम कह सकते हैं कि स्टेबल रहेगा? जी, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि ये इसका ज़्यादा ताल्लुक तो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, और अगर डिमांड, चूँकि हज की डिमांड तो अब ख़त्म हो गई है, अब मुझे नहीं पता कि मुहर्रम की कितनी आएगी। अगर ये ज़्यादा मसला वही तब भी आता है जब हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बाहर खर्चने के लिए लेते हैं। अब इम्पोर्ट के ऊपर तो पाबंदी है, तो होपफुली ये अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और यहीं पे कहीं स्टेबल हो जाएगा। लेकिन डिपेंड इसी बात पे करता है कि हम इसको मार्केट के अंदर कैसे मैनेज करते हैं और स्टेट बैंक अपना रोल सही प्ले करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।